जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है, ये आपके जीएस पेपर 3 यानी कि जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक आर्टिकल है, संपादकीय है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जो निर्यात है हमारे देश का वो काफ़ी बड़ा है, उसके कुछ कारण बताए गए हैं इस संपादकीय में। साथ ही ये भी बताया गया है कि हम उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसके लिए हमें एक नई रणनीति की आवश्यकता है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर एक बल देते हुए बात रखी गई है। तो चलिए आइए इसके डिस्कशन को शुरू करते हैं। हर बार की तरह कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नई चीज़ें जो संपादकीय में कवर नहीं होती हैं, पूरी नहीं की जाती हैं, वो यहाँ पर साथ में जोड़ दी जाती हैं। तो देखिए, निर्यात संबंधी नए रणनीति की जो हमें ज़रूरत है, उसकी शुरुआत कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ की गई है कि भारत के क्या उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 सालों में या अचीवमेंट्स रहे हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा जारी किए गए जो आंकड़े हैं उनके ऊपर भी बात की गई है। तो देखिए, विदेश व्यापार या फिर निर्यात बढ़ाने के लिए पिछले एक दशक में भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनके ऊपर आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो पड़ोसी प्रथम नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, उसके तहत भारत ने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है। चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो। अभी हाल ही में मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से तल्ख रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे या उससे भी पहले आप देखेंगे तो मालदीव्स के साथ भी हमारे रिश्ते काफ़ी ठीक रहे हैं अभी तक। और श्रीलंका के साथ तो हमने जो भी नए पोर्ट हैं और उसके लिए जो समझौते किए हुए हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण उस दिशा में हैं। साथ ही अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जिन्हें हम आसियान देश कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनके साथ भी एक्ट ईस्ट नीति के तहत हम लोगों ने काफ़ी कुछ पहल किया है। चाहे वो मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर हो, और मिलिट्री अभ्यास वगैरह तो हम समय समय पर करते ही रहते हैं। वियतनाम को हम लोगों ने डिफेंस के लिए एक्सपोर्ट भी किया है, निर्यात भी किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें साथ में और भी हैं। अब उसके अलावा जो प्रमुख देश हैं, जैसे कि यूएई है, यूरोपियन नेशंस हैं, कुछ यूरोपीय संघ के देश हैं जिनके साथ हम मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से प्रमुख देश हैं जिनके साथ हम मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या तो साइन कर चुके हैं या तो हम लगभग फाइनल कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग लगभग फाइनल डील हो गया है, जो उनके साथ ईसीटीए है, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के साथ भी बातचीत चल रही है, यूएई के साथ लगभग फाइनल हो गया है, यूएस के साथ बात चल रही है, और इसराइल के साथ भी बात चल रही है मुक्त व्यापार समझौता के तहत जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। इन सब चीज़ों के ऊपर भारत ने काफ़ी सकारात्मक पहल की है पिछले 10-12 सालों में। उसके बाद नई लॉजिस्टिक नीति, न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी बनाई गई थी 2022 में, और नई विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में भी इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इसका परिणाम हमें ये देखने को मिला कि जो भारत के विदेश व्यापार है, फॉरेन ट्रेड है, और जो निर्यात है, इन दोनों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ये वृद्धि हुई है, इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। देखिए, एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से करना पड़ता है। कुछ बातें आपको मजबूती से रखनी होती हैं। अगर आप मजबूती से उन बातों को रखते हैं तो उसके साथ में आपको कुछ आंकड़े दिखाने पड़ते हैं, जिससे आपके उन बातों को एक अच्छा सपोर्ट मिल सके, मदद मिल सके। तो आंकड़े जो है वो हम वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को हम दिखाएंगे। उनके द्वारा आंकड़े दिए गए थे पिछले वित्त वर्ष और इस वित्त वर्ष के कुछ आंकड़े हैं जो हम देखेंगे। देखिए, जो पिछला वित्त वर्ष था 2023-24, जो अभी हाल ही में बीता है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें भारत की तरफ से जो माल और सेवाएं हैं यानी कि मर्चेंडाइज, गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट या निर्यात रहा है, वो लगभग 776.68 अरब डॉलर यानी कि 776 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि उसके पिछले वित्त वर्ष की तुलना में थोड़ा सा अधिक है। पिछला वित्त वर्ष जो उसके पहले 2022-23 था, उसमें आप देखेंगे कि ये निर्यात कहीं ना कहीं 776.4 अरब डॉलर के आसपास था, जो कि एक ठीक है मामूली बढ़त है, लेकिन आपको बढ़त दिखा तो 0.28 जो बिलियन डॉलर है या फिर 280 मिलियन डॉलर आप बोल सकते हैं इसको, इतना आपको बढ़त देखने को मिला है, ठीक ठाक बढ़त है। अच्छा, जहाँ पिछले वर्ष आयात की अगर हम लोग बात करें तो पिछले वर्ष आयात आपको लगभग 850 अरब डॉलर, एक्यूरेट बात करें तो 854.8 अरब डॉलर था। वहीं इस उसके पिछले जो वित्त वर्ष था 2022-23, उसमें आप देखेंगे लगभग 900 अरब डॉलर के आसपास हमारा आयात था। तो इंपोर्ट अगर घट रहा है, इंपोर्ट के ऊपर हम कम पैसे दे रहे हैं, आयात हम कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो आपको दिखेगा काफ़ी बड़ा हुआ।
पिछले वर्ष आयात में आप देखेंगे कमी की वजह से जो हमारा कुल व्यापार घाटा था यानी ट्रेड डिफिसिट था, वो कहीं ना कहीं 36% की कमी उसमें दर्ज हुई थी। ट्रेड डिफिसिट कैसे निकालते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। जो आपने आयात किया इससे हम बोलते हैं इम्पोर्ट, और जो आपने निर्यात किया जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, इन दोनों के बीच में एक अंतर देखते हैं कि कितना रुपया हमारे देश में फाइनली आया या फिर गया। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, अगर ट्रेड डिफिसिट इसी के हिसाब से यानी कि जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें घाटा देखने को मिल रहा है, वो घाटा इसलिए है क्योंकि आयात हमारा निर्यात पे भारी पड़ रहा है, आयात हमारा निर्यात से ज़्यादा है, इसीलिए आपको ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा देखने को मिलता है। इसमें 36% की अगर कमी आई है तो कहीं ना कहीं आपकी जो फॉरेन रिजर्व हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी नज़र आएगा। इसका एक और कारण है, एक दूसरा एंगल है। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, ये रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से बहुत सारे यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर, आपको पता है कि सैंक्शन लगा दिया या फिर बहुत सारे तरह की रोक लगा दी। उसकी वजह से रशिया का बड़ा एक हिस्सा एक अर्थव्यवस्था का जो उसका होता है तेल, कच्चे तेल के निर्यात और गैस के निर्यात से, उसको कहीं ना कहीं झटका लगा क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय देशों ने मना कर दिया उससे तेल और कच्चे तेल और गैस को खरीदने के लिए। अब रशिया को तो वो चीज़ें बेचनी हैं, तो उन्हें वो मार्केट और बेहतर रूप में मिला अपने पुराने साथी भारत के रूप में। और भारत ने इतने दबाव होने के बाद भी फॉरेन की तरफ से, चाहे हम यूएस की बात करें चाहे हम यूरोपीय देशों की बात करें, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो अभी वित्त वर्ष आपका कंप्लीट हुआ है 2023-24, उसमें करीब करीब $8 बिलियन यानी 8 अरब डॉलर, और उसके पिछला जो वित्त वर्ष था 2022 और 23, उसमें अगर आप देखेंगे तो $5 बिलियन यानी कि $5 अरब की बचत भारत ने अपनी की है। तो वो तेल जो है किफ़ायती दाम पे वहाँ से मिल रहा था रशिया से, तो भारत ने अपने देश के राष्ट्रहित को सामने रखते हुए, जिसे हम बोलते हैं कि अपने देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, उसको सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिया और बोला कि चूंकि हमारे लिए रशिया से तेल खरीदना आसान हो रहा है तो राष्ट्रहित में हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा, और उसका फ़ायदा हमें दोनों देशों के बीच में मजबूत होते हुए रिश्ते के रूप में भी दिखा, और साथ ही साथ भारत का जो खर्च हो रहा था उसमें भी कटौती हमें देखने को मिली। $8 बिलियन और $5 बिलियन पिछले वित्त वर्ष और उसके पिछले वित्त वर्ष में बचत के रूप में दिखाई दिया। तो ये आंकड़े जब आप कहीं भी रखेंगे, कभी भी रखेंगे, आप अगले एक साल तक कोई भी अच्छे एग्ज़ाम को लिखते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आरओ हो, आप मतलब अगर उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या फिर पीसीएस हो या बीपीएससी हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पर आप इन आंकड़ों को बेहतर ढंग से रख सकते हैं और ये आंकड़े हर जगह मान्य हैं, हर जगह आपके उत्तर को मजबूती प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो जैसे अपने पड़ोसी देश हैं, जैसे भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इनके साथ विदेश व्यापार को बढ़ाने पे भारत ने काफ़ी जोर दिया है। लेकिन अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बेहतर बनाने की जो कोशिश है भारत की, उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर यह बोला गया है संपादकीय में कि जो पाकिस्तान का स्वार्थी रवैया है, उसने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे हम साफ्टा बोलते हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रीजन जिसे हम बोलते हैं साफ्टा, तो ये जो क्षेत्र है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रीजन, इसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रवैये ने दक्षिण एशिया में जो आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार है उसको बढ़ाने पे रोक दिया है। देखिए, जैसे कि यूरोपीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है कि जितने यूरोपीय देश हैं उनके बीच में आपस में जो इंटरनल ट्रेड है, जो आंतरिक व्यापार है, वो काफ़ी शुल्क मुक्त यानी कि ड्यूटी फ्री या कहीं ना कहीं शुल्क में छूट के साथ, ड्यूटी या टैक्स में एग्जम्पशन के साथ हमेशा व्यापार देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई की, तो दक्षिण एशियाई बहुत ही कम एकीकृत क्षेत्र है, लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। उसका कारण क्या है? आपस में जो तनाव है भारत पाकिस्तान के बीच में, चाइना से भी एक अच्छा रिश्ता हमारे साथ नहीं रहता है, और आए दिन कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क जैसे नेपाल के साथ आजकल हमारी बॉर्डर को लेकर थोड़ी सी तल्खी है, जो हमने काला पानी वाले मुद्दे में भारत नेपाल के बीच में द्विपक्षीय रिश्तों पर समझा था। अब यहाँ पर बात यह है कि ये दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है वो आपस में उतने बेहतर ढंग से नहीं जुड़े हुए हैं जैसे कि यूरोपीय देश जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कदम उठाते हैं, और एक बड़े पड़ोसी मुल्क के रूप में पाकिस्तान द्वारा उसमें गतिरोध किया जाता है,
तो भारत के पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वो फिर एक साथ सारे क्षेत्रों में बात ना करके द्विपक्षीय स्तर पे या दो से अधिक देशों के साथ एक अलग प्लेटफॉर्म बनाकर वहाँ पर अपनी बात को रखे, संधि साइन करे, ट्रीटी साइन करे। और वही हमें देखने को मिलेगा। तो हमें विकल्प के रूप में और भारत के सकारात्मक पहलू के रूप में जो देखने को मिलता है वो ये है कि भारत ने फिर क्या किया, द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों यानी कि बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स से के तहत छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेश व्यापार और निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिया है। भारत ने बोला ठीक है, अगर हमें किसी बड़े एक क्षेत्रीय संगठन में कुछ अच्छा करने का मौका नहीं मिल पाता है किसी भी देश के गतिरोध की वजह से, तो फिर हमारे पास एक मात्र विकल्प ऐसा रहेगा कि हम जो फिर बाकी देश हैं भारत की तुलना में, जो हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हम द्विपक्षीय स्तर पे यानी कि बायलैटरल लेवल पर हम उनके साथ अग्रीमेंट साइन करें, समझौते करें, व्यापार को लेके संधि साइन करें। इस तरीके से हम उनके साथ अलग व्यापार को लेके संधि हस्ताक्षर करेंगे। उसके अलावा भारत के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। देखिए, यहाँ तो बात हो गई दक्षिण एशिया की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जहाँ पे आसियान देश हैं। तो एक आंकड़ा ये भी दिया गया है कि भारत और आसियान का जो व्यापार है वो भी काफ़ी बड़ा है। और वर्ष 2022-23 का जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके हिसाब से 131.5 अरब डॉलर यानी कि 131.58 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत और आसियान देशों के बीच में देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे तो विदेश व्यापार नीतियों पर भारत के कुछ प्रमुख रणनीतिक फैसले जो भारत ने लिए हैं, हमें उसे भी देखना है। तो आखिर देखते हैं कि विदेश व्यापार नीतियों पर भारत ने कुछ प्रमुख रणनीतिक फैसले क्या किए हैं। देखिए, 2020 में अस्तित्व में आया था दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता जिसे हम आरसेप बोलते हैं, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें भारत ने अपने आर्थिक और कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए आरसेप के साथ शामिल होना ठीक नहीं समझा। उसका सबसे बड़ा कारण था कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, जिसमें भारत चाहता था कि हमें आप थोड़ा छूट दीजिए। जैसे हम आईटी सेवा प्रोवाइड करते हैं, आईटी सेक्टर है हमारे पास, वहाँ से हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारे भारतीय मसाले हैं, हमारे भारतीय बहुत सारे सामान हैं, उसमें कृषि को लेके जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनको भारत चाहता था कि जब हम उन्हें एक्सपोर्ट करें, निर्यात करें आपके देश में, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा छूट दीजिए। और कृषि क्षेत्र को लेके जो भी उत्पाद आप हमारे देश में भेजेंगे उसे अपने देश के घरेलू क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर शुल्क हम कम लगाएंगे, उस पर शुल्क ज़्यादा लगाएंगे, ताकि भारत के जो घरेलू क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री हैं, छोटे छोटे व्यापार संगठन हैं, या फिर जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, इकाइयाँ हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए मौका दे सकें। क्योंकि क्या होगा कि जो विकसित देश हैं उनके पास तो सारी चीज़ें फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक बना बनाया उत्पाद तैयार रहता है मार्केट के हिसाब से। वो भारत में आएगा तो वो हमारे जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, उनके उत्पाद को बहुत ज़्यादा कड़ी चुनौती देंगे। और चूंकि हमारे देश के जो लघु उद्योग हैं वो उतने अच्छे तरीके से टक्कर नहीं दे पाएंगे कृषि क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में, तो उसकी वजह से और संकट गहरा सकता है, उनकी कंपनियां बंद हो सकती हैं, वो उद्योग बंद हो सकते हैं, जिससे और बड़ी स्तर पे बेरोजगारी हमें देखने को मिल सकता है। इन्हीं सब आशंकाओं के बीच भारत ने आरसेप में शामिल नहीं होना ठीक समझा और भारत ने निर्णय लिया कि अब हम 10, 15, 20 देशों के आपस के जो हित वाले संगठन है उसमें सीधा जाके बातचीत ना करने के बजाय हम अपने हिसाब से बाकी देशों से द्विपक्षीय या फिर दो देशों से अधिक जो बहुपक्षीय समझौते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उन पे हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तो भारत जो है फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते की डगर पर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा। और उसका नतीजा ये हुआ कि इससे दुनिया में भी संदेश जा रहा है कि भारत के दरवाजे वैश्विक व्यापार एवं कारोबार के लिए खुले हुए हैं। सबको ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, अगर भारत एफटीए नहीं करता, बाकी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते नहीं करता, बहुपक्षीय समझौते नहीं करता, तो बहुत सारे देशों को ऐसा लगता है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कतराता है। अपना निर्यात बढ़ाने के लिए तो हस्ताक्षर करने को तैयार होता है किसी भी संधि पे,
लेकिन जब हम अपना फाइनल प्रोडक्ट और जो फाइनल उत्पाद है वो भारत में भेजना चाहते हैं, तो भारत कई सारे आशंकाओं के चलते शुल्क बढ़ाने की बात करेगा। हालांकि भारत ये कहेगा, ऐसे विदेशी देशों को लगता है कि भारत ये सोचेगा कि उसकी तरफ से जो सामान हमारे पास आए निर्यात होकर उस पर शुल्क कम लगे, लेकिन भारत में अगर हम सामान भेज रहे हैं तो उस पर शुल्क ज़्यादा लगे। इस तरीके से तो भारत के जो बिजनेस हैं, व्यापार है, वो कभी भी बहुत अच्छे स्तर पे मुक्त तरीके से नहीं किया जा सकता है। भारत अपने मार्केट को हमारे लिए नहीं खोलेगा, कारोबार के लिए, वैश्विक व्यापार के लिए नहीं खोलेगा। तो ये संदेश न देते हुए, ऐसा संदेश न जाए, भारत ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करना, बातचीत करना ज़्यादा ठीक समझा, ताकि वो अपने शर्तों पे भी दूसरे देशों से बात कर सके। अब देखिए, भारत और एफटीए का क्या स्थिति है दुनिया को लेके। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भी हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत के लगभग 1 दर्जन देशों और क्षेत्रों के साथ एफटीए हैं, जिनमें से अधिकांश जो है वो 2014 से पहले के हस्ताक्षर हमने कर लिए थे। जैसे भारत आसियान एफटीए आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर और मलेशिया के साथ सीईसीए देखने को मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव, कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट करके, इस तरीके का काफ़ी सारा है। कॉपरेशन अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट, जैसे हम आप ये जैसे समझिए कि भारत और जापान के बीच में सीईपीए साइन हो रहा है। सीईपीए मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। ऐसे ऐसे नाम है अलग अलग अग्रीमेंट के, साझेदारी के। फिर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में इसी तरीके से साइन हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे देश हैं जिनके साथ हम अलग अलग सालों में, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम साइन कर रहे हैं। जैसे मॉरिशस के साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव अग्रीमेंट, कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, 2012 से लागू किया गया है, 2022 से भारत और यूएई के बीच में सीएपीए लागू हो रहा है। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब भी हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के लिए नए एफटीए से निर्यात बढ़ाने की नई संभावनाओं के बड़े आधार क्या हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम और बेहतर कर दें तो भारत एफटीए के जो साइन करे किसी भी देश के साथ में, तो भारत का निर्यात और बेहतर ढंग से हो सके। उसके लिए क्या मुख्य आधार हैं? तो मुख्य आधार है कि घरेलू संरचनात्मक सुधार करना होगा, यानी कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे अपने यहाँ के। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा, विनिर्माण पे। वैश्विक स्तर पे जो आपूर्ति श्रृंखला है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाईज है, उसको और बेहतर ढंग से देखना होगा भारत को कि किन देशों के साथ में हमारा जो सप्लाई है वो और बेहतर हो। जैसे कि रशिया के साथ रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, रशिया पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए यूरोपीय देश और अमेरिका के द्वारा। उसके बावजूद भारत ने उनके साथ अपनी तेल की सप्लाई को जारी रखा, कच्चे तेल की आपूर्ति को जारी रखा, तो इससे भारत को फ़ायदा हुआ। इस तरीके से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पे भारत की नज़र होनी चाहिए, उसे बेहतर करना चाहिए कि हम जो चीज़ किसी भी देश से मंगवा रहे हैं, तो वो देश अगर किसी के साथ युद्ध में लिप्त होता भी है तो हमें किसी तरह की समस्या न उत्पन्न हो। हम उस देश के साथ अपनी आपूर्ति को बनाए रखें, या फिर किसी दूसरे देश के साथ हम आपूर्ति को जारी रखें। बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, हर बार की तरह रोड बेहतर करिए, एयरपोर्ट वगैरह तो चलिए अपने देश में बेहतर काफ़ी हो गया है। उसके बाद पोर्ट जो अपने यहाँ हैं, बंदरगाह हैं, उन्हें और बेहतर कर सकें, उन्हें हम दूर दराज के शहरों से और बेहतर तरीके से जोड़ सकें। ये बुनियादी ढांचे में आप निवेश कर रहे हैं। हरित ऊर्जा पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी एक बहुत बड़ा मैटर है। आने वाले समय में अगर हम कोयले से जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, विद्युत ताप संयंत्र, उसमें अगर हम कटौती करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ग्रीन एनर्जी का एक स्रोत हमारे लिए हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ताकि बिजली हम हर समय मिलती रहनी चाहिए। साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं किसानों के लिए, तो उसके लिए भी हरित ऊर्जा की हमें ज़रूरत है। तो हरित ऊर्जा का तो हर जगह ज़रूरत है। उसके बाद सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है फ़िलहाल, उसका आपको बेहतर उपयोग करना पड़ेगा। सेवा क्षेत्र जो हमारा बढ़ रहा है उसे और बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हमारी निर्यात जो होती है सेवा क्षेत्र में उसे और बढ़ा सकें, और हम अपना जो ट्रेड डिफिसिट है उसको और कम कर सकें। अच्छा, भारत को अपने विदेश व्यापार और निर्यात के स्तर को ऊंचा रखने के लिए कुछ और रणनीतिक कदम उठाने की ज़रूरत है, और इसी के साथ हमारा ये संपादकीय का महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी सामने आएगा। तो हम अब देखने जा रहे हैं उस पॉइंट को कि भारत अगर विदेश व्यापार और निर्यात के स्तर को ऊंचा रखना चाहता है, तो और उसे कैसे कैसे रणनीतिक कदम उठाने चाहिए।
तो देखिए भारत को और जो देश हैं ओमान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल, जीसीसी और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्ण अंतिम रूप देना चाहिए, जिनसे अभी बातचीत चल रही है। साथ ही भारत को यह भी ध्यान देना होगा कि जो नए एफटीए हैं उससे भारत का निर्यात बढ़े और न कि आयात का ढेर लग जाए अपने देश में। उसके बाद भारत को अपने पड़ोसी मुल्क चीन के साथ भी आयात को नियंत्रण करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि भारत चीन के साथ बहुत बड़े ट्रेड डिफिसिट में है, व्यापार घाटे में है। काफ़ी सारा हिस्सा हम उनसे आयात करते इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट चाइना को बहुत कम करते हैं, तो उसको भी हमें कम करना होगा, उसे ठीक करना होगा। डिजिटल सेवा निर्यात में भी तेज़ी से वृद्धि करनी होगी भारत को। और अगर भारत चाहता है कि डिजिटल सेवा निर्यात में तेज़ी से वृद्धि की जाए, तो हमें चार चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो सेवाएं हैं डिजिटल क्षेत्र में, उसमें गुणवत्ता, उसकी दक्षता, उत्कृष्टता और सुरक्षा, चारों का हमें बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना होगा, उन्हें बेहतर करना होगा। इन सभी को लेके अगर भारत प्रयासरत रहता है तो यकीनन भारत अपने एफटीए के साथ साथ अपनी आगे की रणनीति को, चाहे वो व्यापार करने के मोर्चे पर हो, चाहे भारत को विकसित रूप देने की बात हो, चाहे भारत को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने की बात हो, उसमें भारत कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारा आज का संपादकीय विश्लेषण पूरा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग इसको बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर आसानी से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और मेंस के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।